अच्छा, अब आगे आ जाता है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो किसके कंट्रोल में है? जी बेटा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके कंट्रोल में था? हाइपोथैलेमस के किस हार्मोन के कंट्रोल में? थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। थायराइड रिलीज हार्मोन, ये यहाँ पे गलत लिखा है, थायरोट्रोपिन, थायराइड नहीं, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो टीआरएच जो है वो उसका कंट्रोल है, जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। टीआरएच थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इन्फ्लुएंस करता है इंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करे, और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर जाकर किस पे एक्ट करता है? थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है, ताकि वो क्या प्रोड्यूस करे? थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करे। इसकी हम डिटेल अभी देखेंगे, फिलहाल सिर्फ आप इतना याद रखें कि टीआरएच इन्फ्लुएंस करता है टीएसएच को, टीएसएच थायराइड ग्लैंड्स को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी, दैट इज एसीटीएच। ठीक है, एसीटीएच का क्या मैकेनिज्म है? एसीटीएच किसके कंट्रोल में होता है? सीआरएच के, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से सीआरएच रिलीज होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, और वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर कि वो एसीटीएच रिलीज करे, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करे, और ये एसीटीएच जाकर फाइनली एक्ट करता है एड्रिनल पे। और जब यहाँ से एड्रिनल से कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन होती है, तो ये कॉर्टिसोल बेसिकली इनहिबिट करवाता है जाके सीआरएच को। ठीक है, क्लियर हो गया? इस तरह से कंट्रोल हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास एफएसएच आ जाते हैं, जिनको हम गोनेडोट्रोपिन्स भी कहते हैं। और गोनेडोट्रोपिन्स जो हैं वो किसके अंडर होते हैं? कंट्रोल होते हैं जी, जीएनआरएच। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो इंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फॉर्मेशन पास करता है कि एलएच रिलीज करो या एफएसएच रिलीज करो। एलएच बेसिकली आपको अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद हो तो मैंने आपको बताया था कि वो क्या करवा रहा होता है, ओव्यूलेशन में हेल्प करा रहा था ना। जब एलएच की एक सर्ज होती है, पीक होती है, तो ओव्यूलेशन होती है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब फॉलिकल्स को बड़ा करवा रहे होते हैं, है ना, जिसके अंदर सेकेंडरी फॉलिकल्स भी आ रहे थे, प्राइमरी फॉलिकल्स भी आ रहे थे। अच्छा, अगर हम मेल्स की बात करें तो वो क्या करेगा? किस पे जाके एक्ट करेगा? टेस्टिस पे। और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा। और ये जो है जाकर एक्ट करेंगे ओवरीज पे, और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगी? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, फिर अगेन वही इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है टेस्टोस्टेरॉन की और ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की, ये फाइनली फिर नेगेटिव फीडबैक का काम देगी और जाके जीएनआरएच की रिलीज को रुकवाएंगी। ठीक है। अच्छा, वो जब हमने शुरू में पढ़ा था तो हमने ग्रोथ हार्मोन जो है, सिर्फ वो जो है वो उसका इनहिबिटिंग हार्मोन मौजूद होते हैं। बाकी सारे जितने भी हमारे पास हार्मोन है उसके लिए हमारे पास अलग से इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है, बल्कि जो भी इंटर्न प्रोड्यूस हो रहे होते हैं हार्मोन्स, वो नेगेटिव फीडबैक का काम देते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कॉर्टिसोल, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक का काम क्या दे रहा है? कॉर्टिसोल कर रहा है। ठीक है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन में आपने याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन में एक अलग से इनहिबिटिंग हार्मोन मौजूद होता है, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। बाकी सब में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी बेस पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जी, अब हमारे पास आ गया जी प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आपको पता है क्या करता है जी? मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। द इफेक्ट्स ऑफ प्रोलैक्टिन डिपेंड हेवीली अपॉन द परमिसिव इफेक्ट्स ऑफ ईस्ट्रोजन। देखो, प्रोलैक्टिन जो है वो हर वक्त काम नहीं कर रहा होता, सिर्फ मिल्क की जब प्रोडक्शन करनी होती है आफ्टर बेबी, ठीक है, ये प्रोलैक्टिन जो है वो एक्टिव होता है। किस लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है? क्योंकि आपको पता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी के दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन लेवल्स राइज इन रिस्पॉन्स टू प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। पीआरएच जो है वो हर वक्त रिलीज हो रहा होता है और फीमेल बॉडी में रिलीज हो रहा होता है जब मिल्क की प्रोडक्शन करवानी होती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो किसके कंट्रोल में होता है? पीआरएच के कंट्रोल में होता है। प्रोलैक्टिन को जो है पीआरएल का नाम भी दिया जाता है। पीआरएल जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी और पीआरएच जो है वो हाइपोथैलेमस। जी, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, थायराइड ग्लैंड किसके इन्फ्लुएंस में होता है? टीएसएच के इन्फ्लुएंस में होता है ना। थायराइड ग्लैंड कब अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है? जब हाइपोथैलेमस टीआरएच रिलीज करता है। टीआरएच जो है वो इंफॉर्मेशन इंटीरियर पिट्यूटरी को देता है, और फिर इंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच रिलीज होता है, जो जाके थायराइड ग्लैंड्स पे एक्ट करता है ताकि वो अपने थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सके।
ठीक है, आपको पता है कि ये बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो बटरफ्लाई शेप होता है, इस तरह का बटरफ्लाई शेप होता है, ऑर्गन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, किस तरह से ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, इनके अंदर बेसिकली थायराइड फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, फिल्ड विद अ स्टिकी फ्लूइड कॉल्ड कोलॉइड। यहाँ से आपको ज्यादा डायग्राम से क्लियर होगा। ये देखो, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये फॉलिकल्स हैं, ये जो कोलॉइड कंटेनिंग फॉलिकल्स। देखो ये जो दरमियान में आपको कैविटी नजर आ रही है ना, ये कोलॉइड है बेसिकली, और ये एक फॉलिकल है आपके, थायराइड फॉलिकल है, जिसके अंदर बेसिकली प्रोडक्शन हो रही होती है। किसकी प्रोडक्शन हो रही होती है? थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो रही होती है यहाँ कोलॉइड में। क्लियर है बेटा ये बात? थायराइड ग्लैंड में कहाँ प्रोडक्शन हो रही होती है थायराइड हार्मोन्स की? इन कोलॉइड। ठीक है, जिसको क्या हम दिस इज, ये देखो ना, फिल्ड विद अ स्टिकी फ्लूइड कॉल्ड कोलॉइड, सेंटर ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। तो ये सारे हार्मोन्स जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है वो कोलॉइड के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इज डिपेंडेंट ऑन द एसेंशियल एंड यूनिक कंपोनेंट आयोडीन। आपको पता है थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो डिपेंडेंट हैं आयोडीन के ऊपर। उनकी जो फॉर्मेशन है, थायराइड के जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी वो डिपेंड है आयोडीन के ऊपर, आयोडीन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कौन सा दो हार्मोन्स हैं? T3 एंड T4। ठीक है, जो क्या है, ट्राई आयोडो थायरोनिन, एंड T4 इज टेट्रा आयोडो थायरोनिन, जिसका दूसरा नाम थायरोक्सिन भी है। क्लियर है बेटा ये बात? Hormones are produced in the colloid when atoms of the mineral iodine। ठीक है, जो मैं आपको कही थी आयोडीन, अक्सर हम जब हम छोटे भी थे, अभी भी, अब तो खैर ऐड नहीं आता, जब हम छोटे थे तो वो आता था आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें। तो वो बेसिकली इसीलिए क्या, क्योंकि आयोडीन जो है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए। Hormones are produced in the colloid when atoms of the mineral iodine attach to a glycoprotein called thyroglobulin। ठीक है, यानी कि जो आयोडीन है वो जाके किसके साथ अटैच हो जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन, और फाइनली वो क्या बना देता है? एक थायराइड हार्मोन बना देता है, ट्राई आयोडो थायरोनिन। सही है। Much more commonly, a hormone with 4 iodines, also known as thyroxine T4। TSH क्या करता है? Stimulates the release of T3 and T4। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के अंदर T3 बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं थायराइड ग्लैंड्स। सही है, समझ आइए बेटा ये बात? T3 जो है वो थायराइड ग्लैंड बहुत कम प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो एक्टिव फॉर्म है हमारी बॉडी के अंदर वो भी T3 है। इसका मतलब है जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो T3 की बेस पे परफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि T3 तो बहुत कम अमाउंट पे प्रोड्यूस हो रहा है थायराइड ग्लैंड से, यानी कि जो थायराइड फॉलिकल्स हैं वो T3 बहुत कम प्रोड्यूस, माइन्यूट क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रही होती है T4 की प्रोडक्शन हो रही होती है। T3 ज्यादा थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, तो वो T3 हमारी बॉडी में फिर कहाँ से आता है? लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा उसके अंदर ब्लड के अंदर मौजूद होता है वो T3 ही मौजूद होता है। क्यों? वो T3 कहाँ से आता है? जब हमारे थायराइड ग्लैंड ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, वो बेसिकली T4 की कन्वर्जन से आता है। ठीक है, T4 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है आपके इसकी थायराइड हार्मोन की। ठीक है, T4 इज एन इनएक्टिव फॉर्म। T4 को लाजमी कन्वर्ट होना पड़ता है इनटू T3 ताकि वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सके और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो जितना भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ये T3 मौजूद होता है वो बेसिकली T4 की प्रोडक्शन, T4 की कन्वर्जन से आ रहा होता है। सही है, T4 कुछ भी नहीं कर सकता, T4 इनएक्टिव फॉर्म है। T4 जब T3 में कन्वर्ट होता है तब सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है थायराइड ग्लैंड। In the bloodstream, less than 1% of the circulating T3 and T4 remains unbound. This free T3 and T4 can cross the lipid bilayer of cell membranes and be taken up by the cells। यानी कि इनका mechanism of action क्या है? कि T3 और T4 जो है वो लिपिड बाइलेयर उसको ले लेती है, लिपिड बाइलेयर से गुजर सकते हैं। ठीक है, और जाके ये फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? आपका हार्ट जो है वो किस रेट पर बीट कर रहा है। सही है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कितनी देर में खाना हजम करेगा, या स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी देर में एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, कितनी देर में डाइजेशन हो जाएगी,
ये सब कौन कंट्रोल कर रहा होता है? बेसिकली T3 मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल कर रहा होता है आपकी बॉडी का। फॉर एग्जांपल अगर खाना देर से हजम हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर किस चीज की कमी है? T3 कम है। मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने के लिए थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया जाता है कि आप T4 की प्रोडक्शन करो ताकि T4 जो है वो कन्वर्ट हो इनटू T3 और मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाया जा सके। सही है। जब बूढ़े हो जाते हैं तो बेसिकली क्या रीजन होती है? यही रीजन होती है कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। ठीक है, आपके जो ऑर्गन्स जिस मेटाबॉलिक रेट पे काम कर रहे होते हैं वो कम हो जाता है। जब आप जवान होते हैं तो वो तेज ज्यादा होता है मेटाबॉलिक रेट, जब आप बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं तो वो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। सही है। तो वो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो किसके इन्फ्लुएंस में है? T3 एंड T4 के इन्फ्लुएंस में। मैं T3 T4 दोनों का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि T4 नहीं होगा तो आपको पता है T3 नहीं होगा, है ना, क्योंकि T4 की कन्वर्जन से ही T3 बनता है। The remaining 99% of circulating T3 and T4 is bound to thyroxine binding globulins. TVGs के साथ बाइंड हो जाता है, किसी प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है ये, ठीक है, फ्री वाली फॉर्म में। फ्री वाली फॉर्म में इसको नहीं होना चाहिए, बाइंड वाली फॉर्म में होना चाहिए। When blood levels of T3 and T4 began to decline, जैसे ही ब्लड के लेवल्स T3 और T4 डिक्लाइन होना शुरू होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। TRH TSH को रिलीज करवाता है फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी, और TSH फाइनली फिर थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा T3 और T4 प्रोड्यूस करो। क्लियर होगी बेटा ये बात? बाउंड T3 एंड T4 ऑफ TH किस तरह से रेगुलेशन हो रही होती है? आधी बात तो मैंने आपको बता दी है कि अगर तो ब्लड में, इससे यहाँ से हम स्टडी करते हैं इसको। देखो, अगर तो मेटाबॉलिक रेट T3 और T4 कंसंट्रेशन इन ब्लड, ठीक है, मैम कंसंट्रेशन अगर T3 और T4 की कंसंट्रेशन लो हो गई है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा TRH। TRH जो है वो क्या करेगा? ट्रिगर करेगा TSH को इन द इंटीरियर पिट्यूटरी, वो रिलीज करेगा। ये देखो TRH यहाँ से रिलीज हुआ, इंटीरियर पिट्यूटरी ने TSH रिलीज किया, वो एड्रेनल ग्लैंड्स पे जाकर एक्ट कर रहा है, ठीक है, और एड्रेनल ग्लैंड्स फाइनली क्या करेंगे? T3 एंड T4 प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, और इस तरह से T3 एंड T4 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी, और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये क्या उसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन किस तरह से ब्रेन तक गई है कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है, तो इसका मतलब है ब्रेन प्रोसेस करेगा कि अच्छा, इसका मतलब है T3 और T4 कम है हमारे ब्लड में, तो वो फिर फाइनली पूरी एक कैस्केड चलाएगा, TRH रिलीज करेगा, TSH रिलीज करेगा। उसके बाद अगर T3 एंड T4 बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं, फिर कैसे होगा? ठीक है, इनहिबिटिंग इफेक्ट करना है। आप बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? इसकी भी इंफॉर्मेशन जाएगी उसके पास कि आप बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं T3 एंड T4 ब्लड के अंदर, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? वो स्टॉप कर देगा TRH की प्रोडक्शन को। तो जब हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन खत्म होगी, इसका मतलब है TSH भी नहीं रिलीज होगा फिर, क्योंकि TSH तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TRH है। ठीक है, तो जैसे TSH नहीं रिलीज होगा तो जाहिर है एड्रिनल ग्लैंड्स भी T3 एंड T4 बनाना छोड़ देंगे। सही है, तो इस तरह से मेंटेन की जाती है T3 एंड T4 की कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। किसके थ्रू? नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। देखो ये T3 एंड T4 रिलीज हो रहे हैं ना थायराइड फॉलिकल सेल से, तो जैसे ही वो अपने काम पूरा कर लेंगे, इंक्रीज कर देंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट को और बॉडी के टेम्परेचर को राइज कर देंगे, तो नेगेटिव फीडबैक जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बेसल मेटाबॉलिक रेट भी तो हमारा जो हार्ट है उसको एक स्पेसिफिक रेट पर करना चाहिए ना, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। जैसे ही वो ज्यादा होना शुरू होगा, नेगेटिव फीडबैक जाना शुरू हो जाएगा ब्रेन के पास, इनहिबिट हो जाएगा TRH और इनहिबिट हो जाएगा TSH। जी, उसके बाद ये फंक्शंस जो है वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। जी अच्छा, थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 के अलावा एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्सीटोनिन के नाम से आपको पता लग जाएगा कि कैल्शियम को कंट्रोल कर रहा होगा, है ना। तो कैल्सीटोनिन बेसिकली कैल्शियम को किस तरह से कंट्रोल कर रहा होता है? ये तब रिलीज होता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। सही है, तो मैं इसमें देखते हैं, इससे ज्यादा आपको क्लियर होगा। कैल्सीटोनिन जो है वो क्या करता है? लोअर्स कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड, यानी कि कैल्सीटोनिन के लिए स्टिमुलस क्या है? जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो जब कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, अगेन इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन के पास। ब्रेन जो है वो TRH रिलीज करेगा, TRH जो है वो TSH
को इन्फ्लुएंस करेगा, TSH थायराइड ग्लैंड को करेंगे, थायराइड ग्लैंड जो है वो फर्दर कैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस करेगा। कैल्सिटोनिन जो है फिर वो क्या करेगा, लोअर करेगा कैल्शियम लेवल को। किस तरह से लोअर करेगा, उसके 3 तरीके हैं, ठीक है। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की भी रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है, हमारी जो किडनी है उसके अंदर मिनरल्स की रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब की रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो पहला तरीका तो ये है कि वो रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगा, यानी कि कैल्शियम यूरिन में पास होता रहे, ठीक है। तो वो किडनी जो है वो कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब नहीं करेगी ज्यादा, वो सिंपली वो एक्सक्रीट हो जाएगा इन द यूरिन, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को रोक दिया जाए, किडनी में इनहिबिट कर दिया जाए। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है हमारे पास 2 तरह के सेल्स, खैर बोन्स के हमारे पास बहुत सारे तरह के सेल्स होते हैं, लेकिन उसमें 2 इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, एक ऑस्टियोक्लास्ट्स होते हैं और एक ऑस्टियोब्लास्ट्स होते हैं, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट्स को हम कहते हैं जी बोन क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए उसको, यानी कि वो बोन को ब्रेक करते हैं, यानी कि जब जैसे ऑस्टियोब्लास्ट्स है ना, तो वो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, यानी कि बोन की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट्स जो है वो बोन की उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं, यानी कि बोन के सेल्स है उनको डिग्रेड कर रहे होते हैं, सही है। ऑस्टियोब्लास्ट बोन समझ ले बना रहे होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो डिग्रेड कर रहे होते हैं। तो अब क्या होगा, हमें ऑस्टियोक्लास्ट बोन सेल्स that release calcium into the circulation by degrading bone matrix, ठीक है। जब कैल्शियम, ऑस्टियोक्लास्ट्स वो सेल्स होते हैं जो कि कैल्शियम रिलीज करवाते हैं इन द बॉडी, इन द सर्कुलेशन, बाय डिग्रेडिंग बोन मैट्रिक्स, ठीक है। बोन का मैट्रिक्स जो दरमियान में बोन का, उर्दू में अगर मैं कहूँ कि वो जो हड्डियों का गूदा होता है, उसके अंदर कैल्शियम जो मौजूद होता है उसको रिलीज करवा रहे होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। तो अब और हमें ऑस्टियोक्लास्ट्स की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी कैल्शियम का लेवल जो है वो सर्कुलेशन में हाई हो चुका है। तो क्या करेगा कैल्सिटोनिन इन ऑस्टियोक्लास्ट्स के ऊपर, ये ऑस्टियोक्लास्ट्स जो हैं इनको क्या करेगा, इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा कि वो कैल्शियम रिलीज ना करें इसके अंदर, ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर, ताकि कैल्शियम के लेवल को मेंटेन किया जा सके, सही है। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, सही है। दूसरा क्या करेगा, अगेन वो चला जाएगा, inhibits calcium absorption by the intestine, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। आपको अगर लार्ज इंटेस्टाइन याद हो तो उसके अंदर हमने बताया था कि डिफरेंट मिनरल्स की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी एक्ट करेगा कैल्सिटोनिन, और वो इनहिबिट करेगा इंटेस्टाइन को कि वो लार्ज इंटेस्टाइन को कि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब ना करे, सही है। इन दिस वे कैल्सिटोनिन जो है वो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ था उसको वापस अपने लेवल पर लेकर आता है। 3 तरीकों से लेके आता है, किडनी पर इफेक्ट करता है ताकि किडनी रीएब्जॉर्प्शन रोक दे, बोन्स पर एक्ट करता है ताकि ऑस्टियोक्लास्ट्स अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर दे, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम रिलीज ना करें हमारी सर्कुलेशन के अंदर। तीसरा काम क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है। इस तरह से अब ये जब 3 काम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। जी, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TRH ही होता है, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TRH ही होता है, लेकिन इनके रिसेप्टर्स डिफरेंट होते हैं। आपने ये ख्याल रखना है कि ब्लड के अंदर हमारे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं डिफरेंट चीजों के लिए, तो उस हिसाब से फिर ब्रेन प्रोसेसिंग करता है जो रिसेप्टर्स जो इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, ठीक है। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स एक हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायरॉइड हार्मोन PTH। जैसे हमारे थायराइड ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे थे T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन, इसी तरह से पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज कर रहा है, पैराथायरॉइड हार्मोन, सही है। द मेजर हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल्स, और ये किस तरह से रेगुलेट कर रहा होता है, रिलीज इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कि इसका अपोजिट इफेक्ट है कैल्सिटोनिन से। कैल्सिटोनिन कब रिलीज हो रहा था, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो रहा था। PTH कब रिलीज हो रहा है, जब ब्लड का कैल्शियम लेवल लो हो गया है, सही है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है इसका एक दूसरे पे। पैराथायरॉइड हार्मोन जब ब्लड कैल्शियम लो हो गई है, और कैल्सिटोनिन जब ब्लड कैल्शियम लेवल हाई हो गई है।
ये जब हम क्लास में समझाते हैं बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ सकती हूँ, लेकिन अब ये गुजारा करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन पे। देखती हूँ यहाँ पे, अगर शायद आप यहाँ पे देख लें, इस पे देख लें। अच्छा जी, ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन इन ठीक है, दो तरीके हैं। एक तो ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन ड्रॉप्स, ब्लड में कैल्शियम का लेवल ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी ब्लड कैल्शियम का लेवल ड्रॉप होता है तो हमारे पास एक हार्मोन है PTH, पैराथायराइड हार्मोन, जो कि इन रिस्पॉन्स रिलीज होता है ताकि वो क्या करवा सके, ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज करवा सके। वो किस तरह से इंक्रीज करवाता है? चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। PTH रिलीज होगा, वो PTH क्या करेगा, जाके बोन पे करेगा, वो इनहिबिट करेगा ऑस्टियोब्लास्ट्स को, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, कैल्शियम की डेपोजिशन कर रहे होते हैं इन बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं ये ऑस्टियोब्लास्ट्स आर बोन फॉर्मिंग सेल, यानी कि वो कैल्शियम को डिपॉजिट कर रहे होते हैं बोन्स के अंदर। तो ऑलरेडी जब ब्लड कैल्शियम इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इस तरह से जो ब्लड का कैल्शियम लेवल जो ड्रॉप हुआ था वो अपने लेवल पर वापस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो काम था, यानी कि जो काम कैल्सिटोनिन कर रहा था ये उसके अपोजिट काम कर रहा है, सारे इसके अपोजिट काम कर रहे हैं पैराथायराइड हार्मोन। उसने किडनीज को क्या कहा था कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कम कर दो, इनहिबिट कर दो। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंक्रीज करो रीअब्जॉर्प्शन। PTH स्टिमुलेट्स किडनी ट्यूब्यूल सेल्स टू रिकवर वेस्ट कैल्शियम आइंस फ्रॉम द यूरिन, यानी कि ये कह रहा है किडनीज को कह रहा है कि रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा करो कैल्शियम आइंस की। इसके बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट कैल्सिटोनिन, यानी कि अगर आपको कैल्सिटोनिन की याद हो गए है ना, तो उसको आप अपोजिट करते जाएंगे तो आपको पैराथायराइड हार्मोन भी समझ आ जाएगा, सही है। दूसरा अगेन लार्ज इंटेस्टाइन पे क्या करेगा, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा देगा। क्लियर है ये बात? सही है। मैं आपको वही टिप दे रही हूँ कि कैल्सिटोनिन को आप याद कर लें कि कैल्सिटोनिन किस किस तरह से कर रहा है, तो उसका उल्टा कर देंगे तो वो पीटीएच का काम बन जाएगा सारा, कि वो किस तरह से कंट्रोल कर रहा है ब्लड कैल्शियम लेवल को, सही है। ये आगे सारा जो है उन्होंने कैल्सिटोनिन का बताया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट ग्लैंड है, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, फाइनली खत्म होने वाला है जी। एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ मौजूद होते हैं? किडनी पे मौजूद होते हैं हमारे पास। आपने देखा होगा ना किडनी के ऊपर ये किस तरह का पिरामिड सा बना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड होता है। ये लड़कों को ज्यादा बेहतर पता होगा, ये जो कुर्बानी वगैरह होती है जानवर, आपने देखा होगा उनकी किडनीज वगैरह जब नजर आती होंगी तो वो येलो सा कलर का नजर आ रहा होता है आपको, उसके ऊपर इस तरह का पिरामिड सा, लड़कों को पता होगा बेहतर जी। ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है बेसिकली, अब ये हमारा ये जो पिरामिड नजर आ रहा है ये एड्रिनल ग्लैंड है। अब इस एड्रिनल ग्लैंड के भी फर्दर दो पार्ट्स हैं, जैसे किडनी के कॉर्टेक्स और मेडुला होता है ना, इस तरह से हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड में भी कॉर्टेक्स और मेडुला है। जो आउटर इसका पार्ट है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो इनर पार्ट है दैट इज मेडुला, ठीक है। अब ये जो है ना कॉर्टेक्स जो है वो फर्दर यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये जितनी यहाँ को येलो तक लेयर्स नजर आ रही है ना, ये बेसिकली कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स हैं। और ये 3 लेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर लेयर से एक डिफरेंट हार्मोन रिलीज हो रहा है। थायराइड ग्लैंड जो है वो किसके कंट्रोल में था? हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो रहा था? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस कर रहा था कि वो ACTH रिलीज करे, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करे। और वो ACTH जाकर किस पे एक्ट कर रहा है? बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड। ये पूरा जो है ये पूरे जो है ये एड्रिनल ग्लैंड है, लेकिन ये जो यहाँ तक है येलो तक, ये कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड है। और ये जो लास्ट में बिल्कुल है ये एड्रिनल मेडुला है, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स की हर लेयर से एक डिफरेंट हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। अगर हम पहले लेयर की बात करें जिसको कि हम ग्लोमेरुलर जोन कहते हैं या एड्रिनल ग्लोमेरुलोसा भी कह सकते हैं इसको, वो क्या रिलीज कर रहा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन किडनी का, एल्डोस्टेरॉन। पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने एल्डोस्टेरॉन के बारे में, जो कि सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। जब सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? बेसिकली कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। और ये कहाँ से रिलीज हो रहा होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की भी कौन सी लेयर से? फर्स्ट वाली लेयर से, ग्लोमेरुलर लेयर से। अब दूसरी लेयर पे आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की, दैट इज वेसिक्युलर जोन, ठीक है।
कॉर्टिकल फेसिकुलर, ये भी कॉर्टेक्स की लेयर है और यहाँ से क्या रिलीज हो रहे होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि कॉर्टिसोल, आपको मैंने जब फीडबैक बताया था तो उसमें आपने देखा था कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल भी रिलीज हो रहा था। तो ये बेसिकली कहाँ से रिलीज हो रहा होता है, कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसको रिलीज कर रहे होते हैं। कहाँ पे, एड्रेनल कॉर्टेक्स की जो मिड वाली लेयर होती है उससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये कॉर्टिसोल फाइनली जाके नेगेटिव फीडबैक देते हैं उसको। यहाँ पे एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, देखो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो बहुत सी तरह के होते हैं, कॉर्टिसोल भी है, कॉर्टिकोस्टेरॉन भी है, कॉर्टिसोन भी है, ये डिफरेंट तरह के। और ये क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। नाम से आपको पता लग रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये क्या कर रहे होते हैं, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ मौजूद होता है, मिडल लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब जो लास्ट लेयर है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, उसको आप कहते हो रेटिक्युलर जोन। और रेटिक्युलर जोन से एंड्रोजेंस रिलीज हो रहे होते हैं। एंड्रोजेंस कौन से होते हैं, सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, ठीक है। फीमेल्स हैं तो उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा, और अगर मेल्स हैं तो उसमें टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए एंड्रोजेंस है, स्टिमुलेट मैस्कुलिनाइजेशन, ठीक है। और क्या करते हैं, सॉरी एंड्रोजेंस सिर्फ मेल्स में होते हैं, सॉरी एंड्रोजेंस तो सिर्फ मेल्स में होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन बेसिकली एंड्रोजेंस होते हैं। और क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर रहे होते हैं मैस्कुलिनाइजेशन को, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई, एंड्रोजेन सिर्फ मेल्स में मौजूद होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फाइनली क्लियर हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स की हमारे पास 3 लेयर्स हैं, हर लेयर से हर डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहली लेयर जो है उसका नाम है ग्लोमेरुलर जोन, वहां से मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलो के नाम से आपको पता लग जाएगा मिनरल वाला, ठीक है। मिनरल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल इन आवर बॉडी इज सोडियम, ठीक है। तो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन। अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है, देखो जो ACTH है ना वो बेसिकली आकर मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है। और ये मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स इन रिस्पॉन्स एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हार्मोन्स के भी हार्मोन्स हैं, उनके आगे भी हार्मोन्स हैं, काफी ज्यादा खिचड़ी मची हुई है। तो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स की एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। दूसरी लेयर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो रहे होते हैं, उसकी एग्जांपल है कॉर्टिसोल, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन रिलीज कर रहा होता है उसकी एक एग्जांपल है कॉर्टिसोल, जो कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर रेटिकुलर जोन आ गया जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड्रोजेंस, जो सेक्स हार्मोन्स भी हम उसको कह सकते हैं, और ये मेल्स के अंदर स्टिमुलेट करते हैं मैस्कुलिनाइजेशन को इन द फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करवा रहे होते हैं, या जैसे भी करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेड्यूला आ जाता है फाइनली, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, इनर मेडुला। अब ये इस मेडुला से कौन से हार्मोन, इनसे बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे थे, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, सॉरी हार्मोन्स ही कहना चाहिए। हार्मोन्स, दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज वो ये है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो बेसिकली स्लो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। स्लो रिस्पॉन्स जब जनरेट करना हो तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हेल्प करते हैं। जब एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स तब रिलीज होते हैं जब फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स नहीं, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो बड़ी ही कॉमन सी एग्जांपल है कि आपके पीछे अगर कुत्ता पड़ गया है तो आप भाग रहे हैं, तो बेसिकली आपका कौन सा नर्वस सिस्टम उसका काम कर रहा था, सिंपैथेटिक, फास्ट रिस्पॉन्स देना होता है, ठीक है। तो वो किसके थ्रू फास्ट रिस्पॉन्स होता है, मेडुला के थ्रू। मेडुला क्या रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ताकि जितने भी आपकी बॉडी के हार्ट रेट को इंक्रीज करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना है, ठीक है, ये सब फिर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के कंट्रोल में होता है, जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। कब स्विच ऑन होते हैं, जब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करना होता है आपकी बॉडी ने। और ये एड्रेनल कॉर्टेक्स वाले कब रिलीज होते हैं, जब आपकी बॉडी नॉर्मल का वर्किंग कर रही होती है, ठीक है, अपने नॉर्मल रेट पे वर्किंग कर रही होती है, स्लो रिस्पॉन्स शो करती है। इस तरह से भी आपको याद रह सकता है कि स्लो रिस्पॉन्स वाले कौन से हैं, कॉर्टेक्स वाले, और अगर फास्ट रिस्पॉन्स शो करना है तो मेडुला, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये जो हार्मोन्स होता है जोना ग्लोमेरुलर, ये सारा कुछ वेसिकुलेटा, ये सारा कॉर्टेक्स वाले हैं, ठीक है जी। अगेन ये वही मैंने आपको ये भी बता दिया है कि CRH रिलीज होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, फिर वो ACTH रिलीज करवाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लेट से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन सी लेयर में होते हैं, मिडल वाली लेयर में, ठीक है, जो कि क्या है, वेसिकुलेटा कॉर्टेक्स से। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेंसर मौजूद है ब्लड के अंदर, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कंसंट्रेशन लो हो गई है,
वो इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस CRH रिलीज करवाएगा, CRH इंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा ACTH रिलीज करो, ACTH जाके वर्क करेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर। एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन से पार्ट के ऊपर, मिडल वाले पार्ट के ऊपर, फेस्कुलेटा के ऊपर। और वो क्या करेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करवाएंगे और ब्लड के अंदर फिर इन द फॉर्म ऑफ कॉर्टिसोल रिलीज कराएंगे। ठीक है, तो कॉर्टिसोल ये हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कॉर्टिसोल फिर बेसिकली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देना शुरू कर देगा ब्रेन को, ये वो है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्टिसोल रिलीज होगा और इस तरह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की जो लेवल है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही वो इंक्रीज होगा, वो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा तो वो नेगेटिव फीडबैक देना शुरू कर देगा और CRH की रिलीज रुक जाएगी और फाइनली फिर ACTH की भी रुक जाएगी। जी ये वही सारी बात है। कॉर्टिसोल बेसिकली ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है ना, तो किस तरह से कर रहा होता है ये आप पढ़ सकते हैं। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये भी वही है। एड्रेनल मेडुला का भी मैंने आपको बता दिया, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पे काम कर रहा होता है, इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन जरा ज्यादा प्रोड्यूस होता है एड्रेनल मेडुला से और नॉन एपिनेफ्रिन थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है। अच्छा, एक ये जो नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन है ना, इनको कलेक्टिवली कैटेकोलामाइंस का नाम दिया जाता है। आपको मैंने जब वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने अमाइन हार्मोन्स याद है बताए थे, तो मैंने कहा था कि जो अमाइन जिनके साथ अमाइन ग्रुप अटैच होता है वो अमाइन हार्मोन्स होते हैं, तो उसमें मैंने आपको नॉर एपिनेफ्रीन की एग्जांपल दी हुई थी। तो बेसिकली नॉर एपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन, बोन इज ब्रोकन डाउन रिलीजिंग कैल्शियम।